हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। ये इस बुक का चैप्टर 21 है और इसमें कुल 594 क्वेश्चंस हैं। आज पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उस चैप्टर के फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना लंबा है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होने हैं। तो उन सभी फॉर्मूलों को एक साथ बताना मैंने ठीक नहीं समझा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का यूज़ होना है हम उसको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात हुई है वर्ग के बारे में। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे शुरू में बात आती है वर्ग की परिभाषा की कि हम वर्ग कहेंगे किसको। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, समकोण यानी कि 90 अंश के हों, तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया है ABCD। आगे हमसे कहा गया है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो हम क्या करते हैं, इसकी चारों भुजाओं को बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी चारों भुजाएं ले लेते हैं A मात्रक के बराबर। आगे हमसे कहा गया है और चारों कोण समकोण हो, यानी कि जो इसका कोण A है वो भी 90 अंश का हो, जो कोण B है ये भी 90 अंश का हो, जो कोण C है ये भी 90 अंश का हो और कोण D भी 90 अंश का हो। तो अब जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा एक वर्ग है। अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। अब हमने यहाँ पर भुजा को दिखाया है A से, तो यहाँ पर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A² के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A और C को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकर्ण आ जाएगा AC। अब देखिए, हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण B भी 90 अंश का है, तो हम यहाँ पर 90 अंश का साइन लगा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे, त्रिभुज ABC। हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने तो हो जाएगा कर्ण, यानी कि AC जो है यहाँ पर ये कर्ण के बराबर हो जाएगा। आधार हम ले लेते हैं AB को और लंब ले लेते हैं यहाँ पर BC को। अब देखिए, यहाँ पर जो ये AC है ये त्रिभुज ABC के लिए तो कर्ण है, लेकिन जो हमारा वर्ग है ABCD ये उसके लिए एक विकर्ण है। और विकर्ण को हम इंग्लिश में लिखते हैं डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ण की जगह लिख लेते हैं D। तो ये D² बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। लंब है हमारा यहाँ पर BC और BC को हमने लिया है A की बराबर, तो हो जाएगा A² प्लस आधार का वर्ग। आधार भी हमारा A के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा A²। A² और A² को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2A²। यहाँ से जब हम D बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2A। यानी कि वर्ग की भुजा अगर A है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2A। अब देखिए, इतना सब तो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, √2 को D के डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा D/√2, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बटे √2। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो A² के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से A² बराबर हो जाएगा D²/2। तो देखिए, इसको यहाँ पर याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त खींच देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा हमारा वृत्त। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम इस त्रिज्या को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, शुरू में वृत्त के अंदर एक व्यास खींच देते हैं। तो ये हमारा आ चुका है व्यास। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि इस व्यास की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वृत्त का व्यास है ये AB के भी समानांतर है और DC के भी समानांतर है। यानी कि जितनी लंबाई AB की है,
जितनी लंबाई डीसी की है उतनी ही इस व्यास की भी है। तो यहाँ पर ए बी और डीसी की लंबाई ए के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा ए के बराबर। अब हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या हो जाएगी a/2। अब देखिए ये तो बात हुई जब वृत्त वर्ग के अंदर है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो हमारा वृत्त है ये वर्ग के बाहर हो। हम क्या करते हैं, वृत्त को वर्ग के बाहर खींच लेते हैं। तो जब हम वृत्त को वर्ग के बाहर बनाएंगे तो हमारे सामने ऐसा डायग्राम बन करके आएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस बार क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए और सी को मिला देते हैं। अब ये जो हमारे सामने ए सी है, ये वर्ग ए बी सी डी के लिए तो विकर्ण है, लेकिन जो हमारा वृत्त है उसके लिए एक व्यास है। अब देखिए ए सी वर्ग के लिए एक विकर्ण है, और हमें पता है कि जो वर्ग का विकर्ण है वो √2 गुना होता है भुजा का। यहाँ पर भुजा है ए, तो यहाँ पर हमारा विकर्ण आ जाएगा √2a। अब देखिए ये जो विकर्ण है ये वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है। अब व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास का कर देंगे आधा। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा √2a/2। यहाँ पर √2 से कट करेंगे तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा a/√2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिज्याओं को अपनी पहली वाली स्लाइड में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूले आ चुके हैं। अब देखिए इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि जितनी भी बाहरी भुजाएं हम देख पा रहे हैं उन सभी का योग। यहाँ पर आप AC देख पा रहे होंगे एक विकर्ण, लेकिन ये वर्ग के अंदर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। जितना भी आपको बाहरी बाउंड्री दिखाई दे रही है हमें केवल इसी को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, हमें इन सब को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर चारों को a के बराबर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा परिमाप हो जाएगा 4a। तो देखिए ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं ये हमारे वर्ग में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले हैं, तो इनको आप अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि अगर हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर/2। यहाँ पर हमारे विकर्ण की लंबाई है 5.2, तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5.2 गुणा 5.2/2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर/2, यानी कि d²/2। अब हमें यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी हुई है a सेंटीमीटर, तो यहाँ पर d की जगह आ जाएगा a। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा a²/2। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है आयत के बारे में, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर आयत के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत की परिभाषा की। तो देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री के हों, तथा आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हों। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो हम उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस परिभाषा को एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बनाया है ABCD। हमसे परिभाषा में कहा गया है कि जिसके चारों अंतःकोण समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री के हों। तो देखिए 90 डिग्री के चारों कोण तो हमारे वर्ग में भी थे, तो यहाँ पर इसको स्पेशली समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे हमसे कहा गया है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हों। यहाँ पर देखिए समानांतर का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, यहाँ पर जैसे AB और CD है, ये दोनों भुजाएं कहीं भी जाकर के मिलनी नहीं चाहिए। ये दोनों ऐसे ही समानांतर चलती रहनी चाहिए। और समान का मतलब है कि जितनी लंबाई की यहाँ पर AB है उतनी ही लंबाई की यहाँ पर CD होनी चाहिए। जितनी लंबाई की यहाँ पर AD है उतनी ही लंबाई की यहाँ पर BC होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम AB की लंबाई A ले लें तो CD की लंबाई भी यहाँ पर A होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम AD की लंबाई B ले लें तो यहाँ पर हमारे BC की लंबाई भी B होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारी डेफिनेशन की।
अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने यहाँ पर देखिए लंबाई ली है a के बराबर और चौड़ाई ली है b के बराबर। तो यहाँ पर हमारे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणा b। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने वर्ग में एक विकर्ण को मिलाया था, हम यहाँ पर भी एक विकर्ण को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम a और c को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकर्ण आ चुका है AC। अब देखिए हमें पता है कि इसके चारों अंत्यकोण 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण B भी 90 डिग्री का है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज आया है ABC, हम उसे फिर से पाइथागोरस थ्योरम में लगा देते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि AC यहाँ पर त्रिभुज के लिए तो कर्ण है, लेकिन जो आयत है ABCD उसके लिए एक विकर्ण है। विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे D। तो D स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब हम यहाँ पर ले रहे हैं BC को। तो BC है हमारा B के बराबर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, B स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। प्लस है हमारा आधार का स्क्वायर, आधार है हमारा AB। AB को हमने लिया है A के बराबर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ से D स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से जब हम D निकालेंगे तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ये तो हुआ आयत का विकर्ण। अब हम निकालते हैं आयत का परिमाप। तो परिमाप के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है हम उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB और CD दोनों बराबर हैं और दोनों की जो लंबाई है वो A के बराबर है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A। इसी प्रकार से जो AD और BC है ये दोनों B के बराबर हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2B। तो 2A प्लस 2B, यहाँ से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हमारा परिमाप हो जाएगा 2A प्लस B। इसको हिंदी में हम 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई भी बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे हम आयत और वृत्त की बात कर लेते हैं। तो देखिए हम एक आयत के अंदर ऐसा वृत्त नहीं बना सकते हैं जो चारों भुजाओं को टच करता हो जाता हो। या तो वो दो भुजाओं को टच नहीं करेगा या वो दो भुजाओं के बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एक वृत्त को AB और CD से टच कराएंगे तो वो AD और BC को टच नहीं करेगा। और अगर हम उसको AD और BC को टच करता हुआ बनाएंगे तो वो AB और CD को काटता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो हम एक आयत के अंदर एक वृत्त ऐसा नहीं बना सकते जो चारों भुजाओं को टच करता हो, लेकिन हम एक बाहर ऐसा वृत्त बना सकते हैं जो उसके चारों कोनों को टच करता हुआ जाता हो। तो यहाँ पर अगर हम एक वृत्त बनाएंगे तो वो वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप आयत का विकर्ण देख पा रहे होंगे AC। ये आयत के लिए तो विकर्ण है, लेकिन जो हमारा वृत्त है उसके लिए एक व्यास का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो आयत का विकर्ण है ये होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमें निकालनी है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे, इस विकर्ण का कर देंगे आधा। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे 2। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिज्या को अपनी पहली वाली स्लाइड में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये आ चुके हैं हमारे पास आयत के सारे फॉर्मूले। तो आप इन फॉर्मूलों को भी कहीं अलग से लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यहाँ पर जो हमको भवन की चौड़ाई दी है वो उसकी कंपैरिजन करके दी गई है लंबाई से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो भवन की लंबाई है वो 4x है। अगर भवन की लंबाई 4x है तो हमसे कहा गया है कि चौड़ाई 3/4 है। तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं 3/4 से। तो यहाँ पर हमारे पास भवन की चौड़ाई आ जाती है 3x। अब हमें आगे दिया गया है कि फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श है हमारा आयताकार, यानी कि हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 768। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई हम मान चुके हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई है 4x, चौड़ाई है हमारे पास 3x। तो ये हो जाएगा हमारा 4x इंटू 3x बराबर 768। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर। तो यहाँ पर देखिए हमने भवन की लंबाई मानी थी 4x और भवन की चौड़ाई आई थी हमारे पास 3x। तो यहीं से अगर हम भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर देखें
तो 4x माइनस 3x, तो यहीं से हमारा लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो x के बराबर आ रहा है, और x हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है 8। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अंतर आ जाएगा 8 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर जो ये छड़ है ये कमरे के अंदर रखी गई है, और कमरे होते हैं हमारे दो तरह के, एक घन के आकार के और एक घनाभ के आकार के। यहाँ पर जो ये कमरा है ये हमारे घनाभ के आकार का है। घन में और घनाभ में क्या अंतर होता है, हम यहाँ पर इन दोनों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा एक घनाभ है। घनाभ एक ऐसा कमरा सोच सकते हैं आप जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम लंबाई को ले रहे हैं L, चौड़ाई को ले रहे हैं B और ऊंचाई को ले रहे हैं H। तो यहाँ पर अगर हम इसका आयतन देखें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन को हम वॉल्यूम लिखते हैं इंग्लिश में, तो V बराबर हो जाएगा L गुणा B गुणा H। इसी प्रकार से अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ देखें तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। इसको हम लिख लेंगे 2 LB BH HL। इसी प्रकार से अगर हम इसका देखें विकर्ण, तो विकर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये आपको घनाभ के बारे में याद रखने हैं। अब हम देखते हैं घन के बारे में। तो देखिए घन को आप एक ऐसा कमरा सोच सकते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इसकी जो लंबाई है वो a के बराबर ली है, जिसकी चौड़ाई है ये भी हमारी a है, और जो इसकी ऊंचाई है ये भी हमारी a है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर घन का आयतन निकालते हैं। तो देखिए अभी हमने घनाभ का आयतन पढ़ा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमें निकालना है घन का आयतन। तो देखिए घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो यहाँ पर लंबाई की जगह भी a आ जाएगा, चौड़ाई की जगह भी a आ जाएगा और ऊंचाई की जगह भी a आ जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा a गुणा a, यानी कि v बराबर a की पावर 3। अब हम निकालते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम घन का विकर्ण देखें तो घन का विकर्ण होता है √3a। तो ये तीन फॉर्मूले आपको घन के बारे में याद रखने हैं। तो घन और घनाभ के जो फॉर्मूले हैं इनको भी कहीं आप अलग नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए अगर हम एक कमरे में सबसे लंबी छड़ रखेंगे तो सबसे लंबी जो छड़ होती है वो विकर्ण के बराबर होती है, यानी कि हमें यहाँ पर घनाभ का विकर्ण निकालना है। अभी मैंने आपको बताया है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो लंबाई दी है वो दी गई है 16 मीटर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है हमारा 256। जो हमको चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 12 मीटर। 12 का वर्ग करेंगे तो वो होता है हमारा 144। और जो हमको ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है हमको 10 सही 2/3। इसको जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा 32/3। 32 का वर्ग होता है हमारा 1024 और 3 का वर्ग होता है हमारा 9। तो आ जाएगा हमारा 1024/9। यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 ले लेते हैं एलसीएम। तो 256 गुणा 9 होता है हमारा 2304। 144 गुणा 9 होता है हमारा 1996 प्लस 1024/9। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4624/9। 4624/9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 68/3। इसको जब हम सही बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 22 सही 2/3 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त की किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारी दो आकृति यूज हो रही हैं, एक है हमारा वृत्त और एक है हमारा वर्ग। वर्ग के बारे में तो हम सारी डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमने वृत्त के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वृत्त हम एक ऐसी आकृति को बोलते हैं जिसकी एक केंद्र से दूरी बराबर होती है। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर हम ये कहें कि ये एक वृत्त है तो हमें जो इसके अंदर एक केंद्र है हम केंद्र को हमेशा O से दिखाते हैं। तो इस केंद्र से इसकी जो दूरी है हमेशा ये बराबर होनी चाहिए।
अब केंद्र और परिधि तक की जो दूरी होती है हम इसको बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ पर जो आप रेड लाइन से देख पा रहे हैं ये है हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो होता है हमारा व्यास। तो यहाँ पर जो आप ब्लू लाइन से देख पा रहे हैं ये है हमारा व्यास। व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, यानी कि व्यास से लंबी लाइन किसी भी वृत्त के अंदर नहीं खींची जा सकती है। अब देखिए ये तो बात हुई वृत्त के बेसिक्स की। अब हम देखते हैं वृत्त के फॉर्मूले। तो देखिए यहाँ पर हमें दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक है परिमाप और दूसरा है क्षेत्रफल। तो देखिए जो वृत्त का परिमाप है वो होता है हमारा 2 पाई आर। पाई की यहाँ पर हम वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7। अगर 22/7 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारा परिमाप हो जाएगा 44/7 आर। इसके अलावा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको वृत्त में याद रखने हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ग का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4a। यहाँ से अगर हम a बराबर निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 44/4 यानी कि 11। अगर हमारा a यानी कि वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो यहाँ से हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 121 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें 44 सेंटीमीटर परिमाप वृत्त का भी दिया है। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारा जो वृत्त का परिमाप वो होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 × 22/7 आर। ये बराबर दे रखा है हमको 44 के। यहाँ से जब हम आर बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल भी अभी हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 और हमने आर बराबर निकाला है 7। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 × 7 × 7। यहाँ से हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। कितना क्षेत्रफल अधिक है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 154 में से 121 को घटा देते हैं। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अंतर निकल करके आ जाता है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर हमारा वृत्त अधिक है और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारे वृत्त की परिधि थी या परिमाप था वो था हमारा 44 सेंटीमीटर। अगर 44 सेंटीमीटर परिमाप था तो हमारे वृत्त की त्रिज्या निकल करके आई थी 7 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इन तीनों को अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर r बराबर हो गया 7, सरकमफ्रेंस या परिधि या परिमाप बराबर होगी 44 और एरिया बराबर हो गया 154। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर r बराबर ले लेते हैं 14। देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 14 मीटर भी हो सकता है, 14 किलोमीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर मात्रक पर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर r बराबर ले लेते हैं 14। अगर r बराबर 14 है यानी कि ये 7 का दोगुना हुआ है, तो जो हमारी सरकमफ्रेंस या परिधि है ये भी हमारी दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 2 × 44। अब हम देखते हैं अपना क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर r यानी कि जो हमारी त्रिज्या है उसकी 2 बार गुणा होती है। तो यहाँ पर जो हमने त्रिज्या दोगुनी की है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। यहाँ पर खाली 2 से गुणा नहीं करेंगे, 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। इसी प्रकार से अगर हम r बराबर 21 ले लें तो देखिए 21 7 का 3 गुना है। तो यहाँ पर हमारी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 3 × 44 और यहाँ पर हमारा एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 154। अगर यहाँ पर हम r बराबर 28 ले लें तो यहाँ पर हमारी सरकमफ्रेंस 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 4 × 44 और एरिया हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर गुणा 154। अब देखिए ये सारी त्रिज्याएं 7 के गुणज में हैं और 7 से बड़ी हैं। हम क्या करते हैं, एक त्रिज्या 7 से छोटी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिज्या ले लेते हैं 3.5। तो देखिए यहाँ पर 3.5 7 का आधा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी परिधि को भी आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी परिधि हो जाएगी 44/2। अब हम देखते हैं अपना क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हमारी त्रिज्या आधी हुई थी, आधी यानी कि 1/2। तो
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 154/4। अब देखिए आपको जो ये टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि अगर हमारी त्रिज्या 7 है तो हमारी परिधि 44 होगी और हमारा क्षेत्रफल 154 होगा। बाकी चीज़ें आपने देखा कि बाकी टेबल हमने इसी से ही बनाई है। तो आपको केवल ये 3 चीज़ ही याद रखनी है। अगर एग्जाम में कोई और आता है तो हम इसी से ड्राइव करके बना लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको दे दे r बराबर 35, तो आप क्या करेंगे, आप सरकमफ्रेंस बराबर लिख देंगे 5 × 44 और एरिया बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणा 154। तो एग्जाम में अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है तो आप इसको इस तरीके से ड्राइव कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसको याद करने बैठ गए तो फिर तो इसका कोई अंत है ही नहीं, आप 7 के कितने भी मल्टीपल आगे बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि अगर हमारी त्रिज्या 7 है तो हमारी परिधि 44 हो जाएगी और हमारा क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। अब देखिए ये बात अगर आपको पहले पता होती तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको वर्ग का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। अगर वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमको वृत्त का परिमाप दिया हुआ है। वृत्त का परिमाप है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल अधिक आ चुका है। कितना अधिक आया है, हम क्या करेंगे, 154 में से 121 को घटा देंगे। तो यहाँ से हमारे क्षेत्रफल का अंतर आ जाता 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं ये हमारे अप्लाई करने से बच जाते। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3850 मीटर स्क्वायर और हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को 3850 के बराबर रख देते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 3850। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आर बराबर निकल करके आ जाएगा 35। अब देखिए आर बराबर 35 है और हमें निकालनी है परिधि, क्योंकि हमसे कहा गया है कि वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है तो हमें वृत्त का परिमाप निकालना है। अब देखिए 35 जो है वो 7 का 5 गुना है, तो हमें क्या करना है, 44 का 5 गुना करना है। तो 44 का जब हम 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे वृत्त का परिमाप आ जाएगा 220 मीटर। तो देखिए या तो आप इसको ऐसे सिंपली कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर की जगह आ जाएगा 35। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे वृत्त का परिमाप निकल करके आ जाएगा 220 मीटर। और हमसे कहा गया है कि वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है। अब हमारे पास वर्ग का परिमाप है 4a, यानी कि 4a बराबर हो जाएगा 220 के। तो यहाँ से a बराबर निकल करके आ जाएगा 55। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो 55 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर आ जाएगा 3025। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में देखिए हमें आयत की दो चीजें दी हुई हैं, एक परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, दोनों को अपने फॉर्मूलों के बराबर रख देते हैं। तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2l+b। तो 2l+b बराबर हो जाएगा 28 के। यहाँ से l+b बराबर आ जाएगा 14। आगे हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो l गुणा b बराबर हो जाएगा 48 के। अब देखिए l+b है 14 के बराबर और l गुणा b है 48 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर l और b को अगर बराबर बराबर ले ले, यानी कि l बराबर 7 ले ले और b बराबर भी 7 ले ले, तो 7 और 7 14 तो हो रहे हैं। लेकिन l गुणा b 7 और 7 की अगर गुणा करेंगे तो 49 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक को बढ़ाना है और दूसरे को कम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, l बराबर 8 ले लेते हैं और b बराबर 6 ले लेते हैं। तो 8 और 6 जुड़ करके तो 14 ही आ रहे हैं और 8 और 6 की जब हम गुणा करते हैं तो 48 आ रहे हैं। यानी कि हमारे आयत की लंबाई है 8 और उसकी चौड़ाई है 6। हमसे पूछा है आयत का विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। l स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 आ जाएगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो वो आ जाता है हमारा 100।
तो यहाँ से अगर हम डी बराबर निकालेंगे तो डी आ जाएगा हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें एक रिजल्ट मिलेगा, आप उस रिजल्ट को कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 4√2, तो हमें क्या करना है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें दूसरा वर्ग निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हमें विकर्ण दिया हुआ है तो हमें पता है हमारा क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो 4√2 की जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4 गुणा 4 गुणा 2, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले वर्ग के लिए इस क्षेत्रफल को 2 गुना करना है। तो हमारा क्षेत्रफल 2 हो जाएगा 32। क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 32 है। यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 4√2। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट ये निकल रहा है, जो पहले वाले वर्ग का विकर्ण था, पहले वाले वर्ग का विकर्ण था 4√2, जब हमने उसका 2 गुना किया तो जो 2 गुना करने के बाद दूसरा हमारे पास वर्ग आया, उसकी जो भुजा है वो पहले वाले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर पहले वाले वर्ग का विकर्ण है 4√2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले वर्ग की भुजाई है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हम दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो हमें क्या करना है, √2 से गुणा करनी है। तो जब हम 4√2 में √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे दूसरे वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमें आगे से इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना हो रहा है और हमें पहले वाले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और हमसे दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो हमें पहले वाले विकर्ण में √2 से गुणा करनी है बस। इसी तरह का यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर जो दूसरा वर्ग बनेगा उसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है और हमें विकर्ण बताना है। अगर वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है तो जो हमारा दूसरा क्षेत्रफल बनेगा उसका जो विकर्ण होगा उसमें √2 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर हमारे दूसरे वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2a प्लस बी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 12 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर रखना है। तो यहाँ पर हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 के। यहाँ से जब हम ए निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 2√15। हमसे पूछा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए √15 और √2 की गुणा होकर के हो जाएगा √30। तो यहाँ से डायगोनल आ जाएगा हमारा 2√30। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और दूसरा दिया हुआ है कि आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए यहाँ पर जो भुजाओं में कंपैरिजन हो रही है वो हो रही है वर्ग की भुजा से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग की भुजा मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा है ए। अगर वर्ग की भुजा ए है तो आयत की लंबाई हो जाएगी a+5 और आयत की चौड़ाई हो जाएगी a-3। तो देखिए अगर आयत की लंबाई a+5 है और आयत की चौड़ाई a-3 है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा a+5 गुणा a-3। अब हमसे कहा गया है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है,
वर्ग की भुजा हमने मानी है ए, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्षेत्रफल को बराबर रख देंगे। a+5 और a-3 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 5a-3a-15 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 5a में से 3a जाएगा तो वो बच जाएगा 2a, और माइनस का 15 दूसरी साइड जाकर के हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 7.5। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2l+b। तो देखिए 2 तो आ जाएगा हमारा ऐसे ही। हमें ज्ञात करनी है लंबाई। लंबाई है हमारी a+5, ए आया है हमारा 7.5, तो हमारी लंबाई हो जाएगी 12.5 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई है हमारी a-3, ए है हमारा 7.5, तो 7.5 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 4.5। 12.5 और 4.5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17। 17 का 2 गुना करेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि आयत का परिमाप 160 मीटर है, और दूसरे में कहा गया है कि उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है दो भुजाओं का। अब आपको पता होगा कि आयत की लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से, यानी कि ये हमको लंबाई में से चौड़ाई को घटा करके अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर l-b बराबर हो जाएगा 48, और हमको परिमाप यानी कि 2l+b ये दिया हुआ है 160। यहाँ से l+b निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 80। तो देखिए l-b है हमारा 48 और l+b आ गया हमारे पास 80। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 64 और चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 16। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 64 और चौड़ाई है इसकी 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणा 64। अब ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणा 16 के। हमसे पूछी है वर्ग की भुजा। तो देखिए वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, और 16 का हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे वर्ग की भुजा आ जाएगी 32 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमको यहाँ पर परिमाप दिए हुए हैं। परिमाप से हम क्या करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे आगे कहा गया है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको एक इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले वर्ग को दिखाएंगे a1 से, दूसरे वाले को दिखाएंगे a2 से, और जो इन दोनों को मिला करके तीसरा बनेगा उसको हम दिखाएंगे a3 से। तो देखिए a3 के स्क्वायर को बराबर दे रखा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमको a3 का स्क्वायर तो निकालना है। ये बराबर है a1 स्क्वायर के। a1 है हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 का जब वर्क करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस a2। a2 है हमारा 8। 8 का वर्क करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 100, और 100 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो a3 यानी कि तीसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है तीसरे वर्ग का परिमाप। तो हम क्या करेंगे, परिमाप के लिए इसको कर देंगे 4 से गुणा। तो परिमाप हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग सेंटीमीटर।
अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को 484 के बराबर रख देंगे। जब यहाँ से 484 का वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 22। अब देखिए हमारे पास वर्ग की एक भुजा आ चुकी है 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो यहाँ पर जब हम 22 की 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग का परिमाप आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब देखिए 88 सेंटीमीटर लंबा वो तार है। अब इसी तार को मोड़ करके हमें वृत्त बनाना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी एक तार से दो आकृति मोड़ करके बनाई जाती हैं तो उन दोनों आकृति का जो परिमाप होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पर वर्ग और वृत्त बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पहले वर्ग का परिमाप निकाला है। तो ये जो वर्ग का परिमाप आया है 88 सेंटीमीटर, इसको हम वृत्त के परिमाप के बराबर रख देंगे। तो देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 88 के। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से r बराबर निकल करके आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए इसको आप या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, या मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर हमारी परिधि दोगुनी हो रही है, 44 की दोगुनी हो रही है 88, तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है वो भी दोगुनी हो जाएगी। तो 7 को दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आ जाएगा 22/7, आर की जगह आ जाएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे वृत्त के क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो अपने वृत्त का क्षेत्रफल भी हम अपने शॉर्ट वाले मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी त्रिज्या दोगुनी हो रही है, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता था वो होता था हमारा 2 स्क्वायर गुणा 154। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 की जब 154 से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखिए इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सबसे आखिरी वाली लाइन से। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो रेखाखंड मान लेते हैं। एक मान लेते हैं x सेंटीमीटर और दूसरा मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यहाँ पर हम x को मान लेते हैं बड़ा। तो यहाँ पर अगर x बड़ा है तो हम अगर x में से y घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि x y से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हमने रेखाखंड लिए हैं x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y सेंटीमीटर पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिया गया है उनका अंतर। अब देखिए x रेखाखंड बड़ा है तो x का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो एक्स स्क्वायर में से हम वाई स्क्वायर को घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है 32। अब देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएंगे 32 के। एक्स माइनस वाई हमारे पास है 2, तो एक्स माइनस वाई की जगह हम रख देंगे 2। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस वाई निकल करके आ जाएगा 16। एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया 16 और एक्स माइनस वाई हमारे पास है 2। यहाँ से वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 18। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े रेखाखंड की लंबाई, और हमने बड़ा रेखाखंड माना था x। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पर बड़े रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं ABCD। अब यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि ए आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश,
यानी कि ए विकर्ण के अनुदिश चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक विकर्ण AC मिला लेते हैं। अब आगे कहा गया है कि विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। अब देखिए यहाँ पर हमको चाल दी हुई है 52 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट पे 52 मीटर, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, यानी कि वह 60 सेकंड में 52 मीटर जा रहा है। वह चलता है कुल 15 सेकंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 60 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार हम 52 को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो वह 15 सेकंड में जाएगा 13 मीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर AC की जगह लिख देते हैं 13 मीटर। अब आगे हमसे कहा गया है कि बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में यानी कि 15 सेकंड में ही पार करता है। तो देखिए 60 सेकंड में इस बार वह जा रहा है 68 मीटर। हम क्या करेंगे, फिर से इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 सेकंड। 15 सेकंड बराबर हो जाएगा 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 मीटर के। अब देखिए अगर आयत का विकर्ण 13 मीटर हो तो वैसे तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि आयत की लंबाई 12 मीटर हो और उसकी चौड़ाई 5 मीटर हो, क्योंकि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बात को चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आयत की लंबाई 12 मीटर लें और चौड़ाई 5 मीटर लें तो 12 और 5 जुड़ करके 17 आ रहे हैं। और यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जब भुजाओं के अनुदिश चलता है तो वह 15 सेकंड में 17 मीटर चलता है। तो 12 मीटर तो वो लंबाई चल रहा है और 5 मीटर वो चौड़ाई चल रहा है, तो कुल मिलाकर के 17 मीटर वो चल रहा है। तो ये यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए हमें बताना है मैदान का क्षेत्रफल। तो हमारे पास मैदान की लंबाई भी आ चुकी है, चौड़ाई भी आ चुकी है। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 12 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। तो यहाँ पर लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, यानी कि हमको L माइनस बी बराबर दिया हुआ है 23। और आगे हमसे कहा गया है कि आयत का परिमाप है 206 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी। तो 2L प्लस बी बराबर हो जाएगा 206 के। यहाँ से L प्लस बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 103। और L माइनस बी हमारे पास है 23। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 63 और चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 40। हमसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा 63 गुणा 40। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपर्युक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चौड़ाई और लंबाई का एक रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x। अगर चौड़ाई x है तो हमसे कहा गया है कि लंबाई उसकी 3 गुनी है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई हो जाएगी 3x। और हमसे सबसे आखिरी वाली लाइन में कहा गया है कि लंबाई है हमारे पास 48 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 48 को बराबर रख देंगे 3x के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 16। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब हमारी चौड़ाई है 16। अब हमें निकालना है परिमाप, क्योंकि हमसे कहा गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपर्युक्त आयत के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी। एल है हमारे पास 48 और बी निकल कर आया हमारे पास 16। 16 और 48 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। इसका दो गुना करेंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास 128। अब देखिए ये तो है आयत का परिमाप, ये बराबर है वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 128 बराबर हो जाएगा 4a के। यहाँ से a बराबर निकल करके आ जाएगा 32। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए a स्क्वायर करेंगे, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1024। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 5 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो।
देखिए वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए हमको 5 वर्गों के परिमाप दिए हुए हैं। इन 5 वर्गों के परिमाप से हमें यह करना है, इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है और उसको छठे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a6 स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर प्लस a5 स्क्वायर। अब देखिए a6 स्क्वायर तो हमको निकालना है, ये बराबर है पहले वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए पहले वर्ग का परिमाप है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है परिमाप। इसकी भुजा निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 36। इसी प्रकार हमारे पास दूसरे वाले वर्ग का परिमाप है 32 सेंटीमीटर। 32 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरे वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 64। इसी प्रकार हमारे पास तीसरे वाले वर्ग का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तीसरे वर्ग का भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अपना चौथा। चौथे वर्ग का परिमाप है 76 सेंटीमीटर। 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चौथे वर्ग की भुजा आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। 19 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास चौथे वर्ग का स्क्वायर आ जाएगा 361। अब हम देखते हैं अपना पांचवा वर्ग। पांचवें वर्ग के हमारे पास परिमाप है 80 सेंटीमीटर। 80 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पांचवें वर्ग की भुजा आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पांचवें वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 400। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a6 स्क्वायर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास छठे वर्ग की जो भुजा है वो आ चुकी है। हमसे पूछा है छठे वर्ग का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे 4 गुना। तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा हुआ है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए एक वृत्ताकार मैदान है। अब इस वृत्ताकार मैदान में एक 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा टैंक रखा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से एक आयताकार टैंक है। अब इस टैंक को हटा करके जो बाकी मैदान का क्षेत्रफल बच गया वो हमको दे रखा है 40,000 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, मैदान की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए मैदान की त्रिज्या निकालने के लिए हमें पहले जो ये आयताकार मैदान है पहले इसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस आयताकार मैदान का या आयताकार टैंक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई है 180 और चौड़ाई है 120। 180 और 120 की गुणा करेंगे तो आयताकार टैंक का क्षेत्रफल आ जाएगा 21,600 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए जो आपको ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है 40,000, और जो ये आयताकार टैंक है इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है 21,600। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 61,600। अब देखिए ये वृत्ताकार मैदान है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 61,600 के। अब देखिए यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। और जो ये 2 जीरो है इसको हम अलग निकाल लेते हैं 100 को। तो ये हो जाएगा हमारा 616 गुणा 100। अब देखिए ये जो 22/7 है इसके जब हम दूसरी तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/22। 7/22 और 616 की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट करके आ जाएगा हमारे पास 196। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196 गुणा 100। यहाँ से जब हम वर्गमूल लेंगे तो r बराबर आ जाएगा 196 का वर्गमूल होता है 14 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो r बराबर निकल करके आ जाएगा 140 मीटर। और हमसे मैदान की त्रिज्या पूछी थी तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।